नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस न्यूज। धनबाद के जिला सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत का सच सामने लाने के लिए पुलिस ने अंतिम पासा फेंका। पुलिस ने सोमवार को जज की मौत के मामले में गिरफ्तार ऑटो चालक लखन वर्मा व उसके सहयोगी राहुल वर्मा की ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट कराने की अनुमति मांगी। धनबाद थाने के इंस्पेक्टर विनय कुमार ने गिरफ्तार राहुल वर्मा व लखन वर्मा को सीजेएम अर्जुन साव की अदालत के समक्ष पेश किया। दोनों की रजामंदी लेकर न्यायालय ने ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट की मंजूरी दे दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य को लूट के साम्राज्य से बचाने के लिए सोरेन परिवार को संताल परगना से बोरिया बिस्तर बांधकर विदा करना होगा। श्री मरांडी सोमवार को दुमका के फूलो झानो चौक पर दुमका जिला भाजपा की ओर से चलाए जा रहे सत्याग्रह को संबोधित कर रहे थे। बिगड़ती कानून व्यवस्था और खनिज संपदाओं की लूट खसोट में विरोध में 120 घंटे के सत्याग्रह का सोमवार को चौथा दिन था। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में चारों तरफ लूट मची हुई है, कोई काम लीगल नहीं हो रहा। पत्थर, बालू, कोयला, लोहा और जमीन की लूट हो रही है और इसमें झमुमों के लोग संलिप्त हैं। उन्होंने कहा कि साहिबागंज में दलितों की जमीन को झमुमों के लोग ने कब्जा कर लिया है और विरोध करने पर उसे जेल भेज दिया। जामताड़ा में कांग्रेस के लोगों ने दलितों की जमीन को लूट लिया। दुमका में भी जमीन लूट की शिकायत मिली है। भाजपा के जिला अध्यक्ष निवास मंडल की अध्यक्षता में आयोजित सत्याग्रह कार्यक्रम को पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी, पूर्व राज्यसभा सांसद अभयकांत प्रसाद, दुमका के प्रभारी संगठन मंत्री सत्येंद्र कुमार सिंह, परितोष सोरेन, मिस्त्री सोरेन और प्रदेश प्रवक्ता मिस्फिका हसन सहित कई अन्य नेताओं ने संबोधित किया। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में बिहार में एनडीए का हिस्सा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अपना हाथ आजमा सकती है। सोमवार को हम जीताराम मांझी के पुत्र और नीतीश सरकार में मंत्री संतोष मांझी ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संतोष मांझी उनकी पार्टी चाहती है उसका विस्तार यूपी में भी हो ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाग ले सके। इसी वजह से वह यूपी के दौरे पर आए हुए हैं। अगले विस चुनाव में यूपी में किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा, इस सवाल का जवाब देते हुए मांझी ने कहा कि यह तो जनता तय करेगी कि वो किसे ताज पहनाएगी। लेकिन जिस ढंग से सीएम योगी एक कुशल प्रशासक बनकर उभरे हैं तो हम चाहते हैं कि 2022 में भी वे ही यूपी के मुख्यमंत्री बने। संतोष मांझी ने कहा कि पार्टी के पुराने और नए कार्यकर्ताओं से बातचीत कर यह पता लगाया जाएगा कि यूपी में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की कितनी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि यदि कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए कहते हैं और कोई सक्षम उम्मीदवार हमारे पास होगा तो यह सुनिश्चित है ही पार्टी यहां से चुनाव लड़ेगी। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर ईवीएम में प्रयोग किए जाने वाले बैलेट पेपर की छपाई जिला स्तर पर कराई जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार ग्राम पंचायत मुखिया, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के 4 पदों पर चुनाव M2 ईवीएम के माध्यम से कराया जाना है। ईवीएम के में प्रयोग होने वाले बैलेट पेपर एवं निवादित बैलेट पेपर के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले बैलेट पेपर का मुद्रण जिला स्तर पर ही पूरी गोपनीयता एवं सुरक्षा बरतते हुए किए जाने का निर्णय लिया गया है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार होने के 48 घंटे के अंदर बैलेट पेपर की छपाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिया गया है। इसके लिए पहले से ही प्रिंटिंग प्रेस को नियमानुसार चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। मुजफ्फरपुर जिले की मोतिहारी पुलिस के हत्थे चढ़े मोतिहारी के 8 सहित 9 जाली नोट तस्कर से दूसरे दिन सोमवार को भी पूछताछ की गई। इस दौरान पुलिस को उनके नेटवर्क की जानकारी मिली। इसके आधार पर पुलिस की टीम मोतिहारी के पताही और रक्सौल इलाके में छापेमारी करने में जुटी है। चर्चा यह भी है कि एएनआई के 2 इंस्पेक्टर ने भी मोतिहारी थाना जाकर तस्करों से करीब
2 घंटे तक गहनता से पूछताछ की है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। आतंकी कनेक्शन से जोड़कर पुलिस की खुफिया विंग ने भी तस्करों से पूछताछ की है। पूछताछ पूरी होने के बाद मंगलवार को सभी को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि मोतिहारी के पताही थाना क्षेत्र के रतन सायर निवासी अजय महतो जाली नोट को छापकर उसे ठिकाने लगाने का धंधा करते हैं। उनके इस धंधे में उसकी पत्नी व दोनों बेटे भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि उसके गांव के 4 लोग भी इस धंधे में शामिल हैं। सभी को पुलिस ने मोतिहारी के रतनपुरा में वाहन चेकिंग के दौरान दबोच लिया। इनकी स्कॉर्पियो को भी पुलिस ने जब्त किया है। उनके पास से मिले 10 मोबाइल की छानबीन में जिले के DIU और तकनीकी सेल जुट गई है। इससे उनके नेटवर्क की जानकारी पुलिस को मिलने की संभावना है। बताया जाता है कि अजय गिरोह में 2 दर्जन से अधिक लोग सक्रिय है। वह मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी व सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस सभी जिलों की पुलिस को इसकी जानकारी दे दी है। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है। इन जाली नोटों को पंचायत चुनाव और शराब के धंधे में भी खपाने की तैयारी थी। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वे संगठन की मजबूती पर ध्यान दें, क्योंकि चुनाव के समय हमारा संगठन कमजोर था। अब इसे बिहार का नंबर 1 संगठन बनाने का संकल्प ले। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और जरूरतमंदों को लाभ मिले, इसे सुनिश्चित करें। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भागलपुर से कहलगांव के बीच सड़क की हालत इतनी जर्जर क्यों है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, जबकि बिहार की सारी सड़कें गुणवत्तापूर्ण तरीके से बनाई गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने भरोसा दिया है कि वे इसके बारे में पता करेंगे कि आखिर क्यों नहीं अच्छी सड़क बन पा रही। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास कार्यों के लिए समर्पित रहते हैं। बिहार में कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। दलितों, महिलाओं के अलावा अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों के लिए चिंतित रहते हैं। बिहार में हर घर नल का जल पहुंचाया जा रहा है। वहीं 60 वर्ष पूरा करने वाले वृद्धजनों को पेंशन दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि बिहार पहला राज्य है जहां कोरोना के दौरान मृत्यु हुए लोगों को परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। किसी भी प्रकार की कोई घटना घटिती है तो इस सरकार में सख्ती के साथ कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए पूरी तरह से सुनिश्चित है। एनडीए को तोड़ने वालों की दाल नहीं गलने वाली है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मनरेगा योजना के तहत किसानों के निजी जमीन पर किसी कार्यों को शामिल करने के अनुरोध केंद्र सरकार से किए हैं। उक्त कार्यों में कुल लागत की आधी राशि का वाहन संबंधित भूमि मालिक तथा शेष राशि का वाहन मनरेगा द्वारा किए जाने का अनुरोध किया है। उन्होंने सोमवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह व एवं केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से नई दिल्ली में मुलाकात कर अपनी बात रखी। मंत्री कुमार ने बताया कि इसके अतिरिक्त मनरेगा योजना की राशि से प्रखंड मुख्यालय में निर्मित मनरेगा भवन तथा प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर की घेराबंदी का प्रावधान करने का भी अनुरोध किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016, 2017, 2017 से 2018, 2019 से 2020 एवं 2020 से 2021 में बचे 5,47,000 लक्ष्य को आवास ऐप प्लस में शामिल करने का अनुरोध किया है। बिहार में आवास ऐप प्लस में जोड़े गए परिवारों में से 2,23,000 परिवार को अस्वीकृत कर दिया गया है। उन्हें भी पुनः प्राथमिकता सूची में शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रशासनिक मद की राशि को 1.70% से बढ़कर 4% करने का अनुरोध भी किया गया है। बिहार के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बिहार फाउंडेशन ने अपने स्थापना काल से ही लगातार एक मजबूत कड़ी को कायम किया है। कोरोना संक्रमण की वैश्विक चुनौती के दौरान बिहार के लोगों के कल्याण की दिशा में भी फाउंडेशन ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है, जिसे राज्य के लोग सदा याद रखेंगे। यह बातें उप मुख्यमंत्री सह बिहार फाउंडेशन के अध्यक्ष तारकिशोर प्रसाद ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार फाउंडेशन के देश तथा विदेशों में स्थित चैप्टरों के साथ आयोजित
बैठक में कही। बैठक के दौरान प्रवासी बिहारियों की सुविधा के लिए सऊदी अरब हेतु अंतर्राष्ट्रीय कार्गो फ्लाइट एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की सुविधा, किसी भी संवाद के संप्रेषण में समुचित सुविधा के लिए बिहार सरकार द्वारा संचालित हेल्पलाइन को पुनः चालू करने, हैदराबाद में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार के वंचित सुविधाओं का लाभ दिलाने सहित अन्य सुझाव प्राप्त हुए। उप मुख्यमंत्री ने प्राप्त सुझावों पर विचारोपरांत कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बिहार में मानसून पूरी तरह से प्रभाव दिखाने लगा है। राज्य के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा फिर से बढ़ गया है। बिहार में गंगा नदी समेत पटना के आसपास से होकर गुजरने वाली 4 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। वहीं सोन नदी भी कुछ घाटों पर खतरे के निशान को पार कर जाएगी। बात अगर गंगा की करें तो पटना के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पटना के गांधी घाट पर गंगा खतरे के निशान से लगभग 9 मीटर ऊपर बह रही। वहीं बरहवा घाट पूरी तरह से उफनती गंगा में डूब चुका है। गंगा के बढ़े जल स्तर के असर ग्रामीण इलाकों में भी दिखने लगा है। पटना से सटे दानापुर के नकटा दियारा से गंगा हरा तक दियारा के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। दियारा के सभी 11 पंचायतों के लोगों को अब बाढ़ का डर सताने लगा है, क्योंकि इन इलाकों में गंगा के जलस्तर में लगातार ही वृद्धि हो रही है।